प्यारे बच्चों, हम जनसंचार माध्यम में इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो संचार है उसके तत्व क्या है। आज हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार कौन कौन से हैं, संचार के कार्य क्या होते हैं और जनसंचार माध्यम का विकास कैसे। वैसे इसके साथ ही हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम की विशेषताएं क्या क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, संचार बातचीत या वार्तालाप या दो लोगों के बीच में संदेश का आदान प्रदान कहलाता है। उसके कई प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम संचार करते हैं वो उसका भेद हो जाता है। जैसे सांकेतिक संचार कहते हैं, जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था ना, तो हम संकेतों से ही बात करते थे। वो सब सिंबॉलिक था। हम हाथ के इशारों से, मुंह से, किसी तरह से कुछ आवाज लगा के, ध्वनि निकाल के या हाथ हिला के हम बता दिया करते थे कि अपने मन की बात क्या है। और सांकेतिक संचार का तो हम अब भी बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी को विदा देना होता है तो हाथ हिला देते हैं। तो कितना आसान है ये सांकेतिक संचार जो आज भी प्रयोग होता है। इसी तरह से मौखिक और अमौखिक संचार, ये ऐसा भेद है जिसमें आप अगर मुंह से बोल के अपनी बात कहते हो तो वो मौखिक हुआ, और अगर आपने मुंह से आवाज नहीं निकाली लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आप समझा पा रहे हो अपना संदेश, तो वो हो जाएगा अमौखिक संचार। तो ऐसी कई बातें हैं, जब हम अपने चेहरे को हिला डुलाकर आंखों के इशारों से बात करते हैं तो वो सारा अमौखिक संचार में आता है, और जब हम अपनी भाषा से बात करते हैं तो वो मौखिक संचार में आता है। और कई बार तो ये देखा है कि इन दोनों का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो जितना अच्छा उनका वॉइस एक्सप्रेशन होता है उतना ही अच्छा उनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है। दोनों मिलकर वो एक परफेक्ट एक्टर बनते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से कह पाते हैं, या वो जो कहते हैं वो लोग बहुत अच्छे से मानते हैं। वजह यही है कि मौखिक और अमौखिक संचार दोनों बहुत स्ट्रांग होने की वजह से उनका जो मैसेज है वो सामने वाले तक बखूबी पहुंच जाता है और लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये संचार का प्रभाव है हमारे जीवन पर। उसके बाद आता है अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतः माने इंट्रापर्सनल, अंतर माने इंटरपर्सनल। ये जैसे मैं अपने आप से बात करूं, मैं अपने मन में बात करूं और मैं ही प्रश्न पूछूं, मैं ही खुद से जवाब दे दूं, ये हुआ अंतःवैयक्तिक संचार, मेरा मुझसे वार्तालाप। अंतर्वैयक्तिक, जब मैं आपसे किसी एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे, मैं आपसे फोन पर बात करूं, ये हुआ अंतर्वैयक्तिक, दो व्यक्तियों के बीच का संचार। अब आता है समूह संचार। मान लो हम क्लास में हैं, मैं और आप मिलकर पढ़ रहे हैं। कभी मैं कहती हूँ, आप सुनते हैं, फिर आप कहते हैं, मैं सुनती हूँ। हम में से कोई भी कहता है, सुनते हम सब हैं, और जो लोग सुनते हैं वो फीडबैक भी देते हैं। ये जो संचार का पूरा संप्रेषण कंप्लीट हो रहा है, उसका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो रहा है कि मैसेज जा रहा है, फीडबैक आ रहा है, और एक व्यक्ति को नहीं जा रहा है, कईयों को जा रहा है, कईयों से फीडबैक आ रहा है। बहुत सारे बच्चे एक साथ हाथ उठाकर अपनी बात समझा देते हैं, बहुत सारे एक साथ हाँ या नहीं बोलकर अपनी बात समझा देते हैं। ये सब समूह संचार का हिस्सा है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब कोई नेता मीटिंग ले रहा होता है या कोई जज अपनी न्यायालय में अपना निर्णय दे रहा होता है, तो या पंचायत चल रही होती है गाँव में, ये सब समूह संचार के उदाहरण है। तो समूह संचार भी समाज में बहुत से पाया जाता है। फिर आता है जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। देखो, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में बहुत अंतर है। जब एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्तियों से बात करते हैं, लेकिन उनका एक मर्यादित सीमा होती है उनकी, तो वो समूह संचार है। लेकिन जब उनकी सीमा मर्यादित नहीं रहती, वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों तक हो सकते हैं। संचार में संदेश देने वाला एक बहुत बड़ा समूह होता है और पाने वाला उससे भी बड़ा समूह हो सकता है, फीडबैक देने वाला उससे भी बड़ा समूह हो सकता है। ये सारी चीजें जनसंचार की रहती हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। मास कम्युनिकेशन हमारे कोर्स का हिस्सा है, और इस जनसंचार के कारण ही हम संचार के प्रकार के बारे में जानने थे। तो हमको ये जानना है कि जो जनसंचार है ये क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है। जब एक समूह किसी बहुत बड़े बृहद समूह से बात करना चाहता है तो उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन बिना माध्यम के संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति से बात कर सकता है, लिमिटेड, पुकार कर, जोर से बोलकर, पर एक समूह कई लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों से कैसे बात करे। बीच में शोर है ना, आपने जाना ही है। तो फिर उस शोर के लिए क्या चाहिए, उसे एक ऐसा माध्यम चाहिए जो उसके संदेश को सशक्त रूप से पहुंचा सके। इसलिए एक बहुत बड़े
जन समुदाय द्वारा बहुत बड़े जन समुदाय को अपना संदेश पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता होती है वो जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं जनसंचार के कार्य। जो संचार के कार्य हैं वही जनसंचार के कार्य हैं, क्योंकि हमारा मेजर इश्यू क्या है, जनसंचार को पढ़ना। तो जो संचार के कार्य हैं हम उन्हें देखते हैं। संचार का कार्य क्या है, सूचना देना, नोटिस देना, है ना, शिक्षित करना, एजुकेट करते हैं। हम किसी को कुछ भी बात बता रहे होते हैं तो उसके नॉलेज में अपग्रेडेशन होता है, उसका नॉलेज अपग्रेड होता है, इसका मतलब वो शिक्षित हो जाता है। फिर उसका मनोरंजन करना, कभी भी कुछ हंसी वाली बात, मजाक वाली बात, कुछ भी ऐसी अच्छी बात जो हम बताना चाहें, हम सबसे पहले शेयर करना चाहते हैं, उसकी वजह से मनोरंजन होता है। निगरानी करना, जब हम किसी बात को कहते हैं तो सामने वाला अलर्ट हो जाता है कि अच्छा अगर उसने मुझसे ऐसा कह दिया तो डरते हैं कि हमारे बारे में कुछ गलत ना कहा जाए, हमारे बारे में हमेशा अच्छा कहा जाए। ये जो चीजें होती हैं अपने आप हमारी निगरानी करती हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे बारे में गलत बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम हमेशा अच्छा बोलना चाहते हैं। इसको कहते हैं निगरानी करना। एजेंडा तय करना, विचार विमर्श के मंच तैयार करना, ये जो दोनों हैं ये जनसंचार से जुड़े हुए हैं। तो संचार के कार्य ये हैं। अब हम जनसंचार के हिसाब से सुनते हैं कि अगर यहाँ पे जनसंचार है तो फिर उसके कार्य क्या है। तो जनसंचार के कार्य क्या है, मास कम्युनिकेशन क्यों किया जाए, आखिर उसके लिए हमारे मोटिव क्या है। तो हम ऐसे से देख सकते हैं कि सबसे पहला मोटिव है हमारा कि हमको सूचना देना है, यानी हम न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या रेडियो या टीवी या इंटरनेट के माध्यम से सबसे पहले क्या मैसेज ही देते हैं। फिर एजुकेट करता है मास कम्युनिकेशन, फिर इंटरटेन करता है मास कम्युनिकेशन, मनोरंजन करता है। निगरानी करना, ये अब आप एक अलग तरीके से देखिए कि हमें कहा गया कि लोकतंत्र का चौथा जो कहना चाहिए फोर्थ पिलर, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, वो है मीडिया। सुना है ना आपने ये बात। तो क्यों कहा गया है कि जो जनसंचार है वो हमारे लोकतंत्र का प्रहरी है, ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि वो निगरानी करता है। अगर कोई भी गलत करे और पेपर में छप जाए तो वो शर्मिंदा होगा, उसका सोशल बायकॉट होगा, समाज में उसकी वैल्यूज गिर जाएंगी। तो इसलिए डरा जाता है। तो चोर छिप के चोरी करता नहीं तो वो सरेआम ही करता ना। छिप के क्यों करना है? क्योंकि कोई निगरानी कर रहा है। वो कोई कौन है? वो मास कम्युनिकेशन है। लोगों को पता चल जाएगा तो वो प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिलेगी जो हर मनुष्य को चाहिए। तो इसलिए निगरानी करना जो है वो जनसंचार का सबसे बड़ा कार्य है, इसलिए हम उसको प्रहरी कहते हैं, है ना। हम कहते हैं मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो इसीलिए कहा जाता है। फिर देखिए एजेंडा तय करना, मीडिया डिसाइड कर देता है कि हम किस मुद्दे पर बात करें। तो हम देखते हैं करंट अफेयर्स क्या है, प्रचलित मुद्दा क्या है, वो कैसे पता चलता है? जिस मुद्दे पे संपादक अपनी कलम चला रहा है, जिस मुद्दे पे हेडलाइंस चल रही है, जिस मुद्दे दुनिया बात कर रही है, उन मुद्दों में से हाईलाइटेड मुद्दा क्या है, वो जो मीडिया हाईलाइट करता है। मीडिया विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करता है। अब ये कैसा कार्य है? मान लो मुझे अपने देश से बात करनी है तो मैं कहाँ जाऊं, कैसे अपनी बात सब तक पहुंचा सकती हूँ? तो मेरे पास अगर मास कम्युनिकेशन है तो मैं न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। मुझे एक स्टेज चाहिए, वो मंच मुझे मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। तो विचार विमर्श के लिए मंच प्रोवाइड करना ये मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये सारे कार्य हैं जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन के। तो बच्चों हम देख ही रहे हैं मास कम्युनिकेशन हमारे लिए कितना जरूरी है। उसने हमारे पूरे सामाजिक परिवेश को, उसको एक संगठन में ढाल के रखा है, एक पकड़ बना के रखी है उसके ऊपर, है ना। इसीलिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए जनसंचार माध्यम का विकास। अगर हम ये सोचें कि मास कम्युनिकेशन कब शुरू हुआ था, कैसे हमने संचार को शुरू किया, लोगों के बीच में जाना कैसे शुरू किया, इसका इतिहास बहुत पुराना है बच्चों। आपने देखा है नारद ऋषि को, वो नारायण नारायण करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मैसेज कन्वे करते थे। तो दुनिया का सबसे प्राचीन पत्रकार हम उन्हीं को मानते हैं कि वो पहला पत्रकार था दुनिया का जो एक जगह से दूसरी जगह पे संदेश को लाता था, मैसेंजर। अब उसके अलावा हमको और भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे महाभारत में संजय हैं जो महाभारत का पूरा युद्ध है उसका आंखों देखा वर्णन सुनाते हैं धृतराष्ट्र को। तो हमने फिल्मों में देखा कि ऐसा दिखाया जाता है कि स्क्रीन लगी है जिसपे वो देख रहे हैं, उनकी दिव्य आंखों की शक्ति है जिससे वो
बैठे तो महल में है लेकिन दृश्य वो उनको पूरा युद्ध का दृश्य दिखाई दे रहा है, युद्ध भूमि का दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग उंगली उठाते हैं, मैम ये सच नहीं है, माइथोलॉजी है। बेटा हमारे इतिहास का प्रचार ही इस तरह किया गया कि हमें कुछ भी सच नहीं लगता, हमें लगता है एक कहानी है और ऐसा कोई होता है क्या। चलिए मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, तो आगे बढ़ते हैं। तभी भी हमारा संचार का इतिहास बहुत पुराना है। कैसे? इतिहास के जो मतलब इतिहास में जो संचार होता था उसे 2 भागों में मोटे मोटे तौर पे बांट सकते हैं। एक होती है राज परंपरा, एक होती है लोक परंपरा। पब्लिक कैसे मैसेज भेजती थी? जैसे हमने देखा है कि आदिवासियों में आज भी ये परंपरा है कि वो ड्रम बजाया करते हैं, है ना, और उसकी थाप से डिसाइड होता है कि मैसेज का मतलब क्या है। तो एक सांकेतिक परंपरा है। उसके बाद कोई मैसेज देना होता है तो गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, वाद्य बजाते हैं, पुकारते हैं, नारे लगाते हैं। ये तरीके हैं उनके संदेश देने के, है ना। तो बाउल है, राऊ है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं लोक पारंपरिक नृत्य के और उसके जो परंपरा से संदेश का देते आते हैं। जैसे हमने तीजन बाई को सुना है, वो महाभारत गाती है, पंडवानी गाती है। तो ये लोक परंपरा से संदेश देने का तरीका है। फिर प्रवचन देने का जो तरीका है वो भी संदेश का तरीका है। एक व्यक्ति बोलता है, गुरु जो शिक्षा दे रहा है और सारे शिष्य सुन रहे हैं, है ना, ये संदेश वाहन का। फिर राज परंपरा में हम देखें तो राजा का संदेश वाहक होता था। हम कहते थे राजा ने दूत भेजा, वो जाके संदेश को पढ़ के सुनाएगा, है ना। तो ये राज परंपरा से आया। फिर अगर राजा को मैसेज देना होता था तो वो पत्थरों पे खुदवा देता था। शिलालेख ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, प्राचीन काल के शिलालेख खुदे हुए कि फलाने फलाने राजा ने इस जीत की खुशी में यहाँ पर ऐसा ऐसा किया, या इतने मंदिर बनवाए, इतने कुएं खुदवाए, ये सब लिखा हुआ है। ये क्या है? ये संदेश है। तो शिलालेख हैं, प्रस्तर खंड मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। फिर जैसे भोपाल के पास भीमबेटका में पेंटिंग्स, गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उसमें मैसेज है। या हमको कॉइन्स मिलते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसमें मैसेज है कि किसका है, कहाँ से आया, किसने चलाया, कब बना, इसका मूल्य कितना है, इसका वजन कितना है। ये बहुत सारे मैसेज दिए जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं राज परंपरा में भी संदेशवाहक हमेशा से होता था, लोक परंपरा में भी संदेशवाहन की परंपरा बहुत प्राचीन थी। तो ये जनसंचार का इतिहास रहा है। और इसी चीज का जो आधुनिक माध्यम है वो बहुत बदल गया। उसके बाद हमने देखा है कि जब हमारा आज़ादी के समय का था तो हमारे पास प्रिंटेड चीज़ें नहीं होती थी, कुछ भी प्रिंट करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी। उस ज़माने में हाथ से अखबार लिखे जाते थे, और उसके भी पहले सांकेतिक होता था। एक रोटी और कमल से भेज कर जो क्रांतिकारी है वो एक दूसरे को संदेश देते थे। उसके बाद जो क्रांतिकारी स्त्रियां होती थी वो घर में कपड़े पर या कागज पर हाथ से संदेश लिखकर भेजती थी, है ना। तो ये क्या था? वो संदेश का वो जमाना था जब प्रिंटेड मटेरियल नहीं आया था। हमने देखा है हमारे पास बहुत सारे भोजपत्र हैं या बहुत सारे हैंडमेड पेपर्स हैं जिन पे पांडुलिपि लिखी हुई है, हाथों से। पांडु मने हाथ से, लिपि मने लिखना, हाथ से लिखी हुई किताबें। हमारी प्राचीन सारी किताबें हाथ से लिखी हुई हैं क्योंकि तब प्रिंटेड मटेरियल था ही नहीं। तो सारा प्रिंट मीडिया जो है आने के पहले का जितना भी हस्तलिखित साहित्य था वो सारा की सारा मास कम्युनिकेशन है। लिखा किसने? एक व्यक्ति ने। और पढ़ता कौन है? जैसे गीता आज तक हम पढ़ते चले आ रहे मास कम्युनिकेशन के कारण। उसी तरह से आधुनिक तरीके में फिर प्रिंटिंग आई। यानी जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ उसके बाद ही हमारे यहाँ पे प्रॉपरली पेपर, न्यूज़पेपर जो है वो छपने लगे थे। तो प्रिंट मीडिया का इतिहास तो हमारा जो गुलाम भारत का इतिहास रहा है उसमें अंग्रेजों के आने के बाद से बहुत सारी जो आधुनिक माध्यम आए हैं। उसी समय बीबीसी ने फिर हमारे यहाँ रेडियो लॉन्च किया था, फिर हमारे यहाँ पे टेलीविज़न भी आए, और आधुनिक भारत में और प्राचीन भारत में भी सिनेमा एक बहुत बड़ा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका था। फिल्में बनाई जाती थी, उन फिल्मों के जो मुद्दे होते थे उसके ऊपर बात की जाती थी। तो यही आधुनिक रूप में यही सारा प्रिंट मीडिया है जो प्रिंटेड मटेरियल में आ जाते हैं। हमारे सारी मैगजीन्स और सारी किताबें, साहित्य और न्यूज़पेपर और रेडियो और टेलीविज़न, सिनेमा, और उसके अलावा एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग है इंटरनेट, जो प्रिंट मीडिया भी है ना, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, सब तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल बन के उभरा है इंटरनेट। तो मास कम्युनिकेशन की दुनिया में अब हम बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं।
तो ये उसके विकास की परंपरा हमने समझी। और दो बातें हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना चाहिए मास कम्युनिकेशन में। एक तो ये कि जनसंचार में सीधा संबंध नहीं होता किसका, प्राप्तकर्ता का और संचारक का, क्योंकि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों एक दूसरे को जान नहीं रहे। हम नहीं जानते हमारा न्यूज़पेपर कौन लिखता है और न्यूज़पेपर वालों को नहीं मालूम कि उनको कौन पढ़ता है, तो हमारे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये पहली बात है कि मास कम्युनिकेशन की क्या दो बातें हैं जो सबसे अलग हैं, कि प्राप्तकर्ता और जो संप्रेषक है उन दोनों के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बीच में कई सारे द्वारपाल होते हैं, कई सारे गेट कीपर्स उसने लगा दिए हैं। जैसे जितने भी लेखक हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी संपादक हैं, संपादक मंडल हैं, ये क्या करते हैं, ये जो न्यूज़ होती है, जो संदेश होता है, उसको छान देते हैं। छान के जो आपकी रुचि में हो, जो आपके लिए जरूरी हो, वो न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाती है। हर संदेश आप तक नहीं पहुंचता। तो बीच में एक गेट है, उस गेट पर गेट कीपर्स खड़े हैं जो रोक देते हैं अननेसेसरी फालतू की चीज़ें जो समाज के उपद्रव को कम कर देती हैं, समाज में शांति बनाए रखती हैं और अच्छी न्यूज़ जाने देते हैं, अच्छे तरीके से जाने देते हैं। थोड़ा भी लहजा या तरीका गलत हुआ तो उसे रोक दिया जाता है। तो ये जो द्वारपाल है, इसकी भूमिका बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कोई थोड़ा सा भी अफवाह फैली और लोगों में हड़कंप मच गया, वो इसीलिए कि बहुत संवेदनशील है मीडिया। तो ये द्वारपालों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आचरण संहिता और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा मीडिया होता है उसका उतना ही डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, तो उसमें जो द्वारपालों की भूमिका होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो मास कम्युनिकेशन में ये दो बातें उसकी विशेषताओं में आती हैं। तो हमने ये समझा मास कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार, जनसंचार के कार्य, उसका विकास किस तरह से हुआ और उसकी दो विशेषताएं।